हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? तैयारी आप लोग कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही होगी। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अर्पित, अनिकेत, दानिश, रश्मि, मोनालिसा, ब्यूटी, रितिका, दुर्गेश जी, अभिषेक, सबनूर, एरीज, नाज, आदिति, आदित्य, विकास, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, हम एकदम मस्त है। और आज करेंगे हम लेक्चर नंबर 8 की स्टार्टिंग और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। और उसके पहले आपके 2-3 और एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बचे थे, उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे आज, सारा का सारा जो पीछे पढ़ा हुआ है ना आपने, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आपने हर इफेक्ट में पढ़ा है, इंडक्टिव में पढ़ा है, आपने रेजोनेंस में पढ़ा है, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा है, आपने एरोमेटिसिटी में पढ़ा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ कैसे लगाने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास जब सवाल आएगा तो वो मिक्स सवाल होता है, सारे फैक्टर सोचने होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का गोल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट करेंगे और सवाल करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एप्लीकेशन नंबर 3 से बताना चाहता हूं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी है, जिसको बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, मालिक जरा ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसी डिजाइन दिखेगी, डिजाइन है ना। और आपसे पूछेंगे कि बताइए अगर मैं इस बॉन्ड को घुमा दूं, इस बॉन्ड को घुमाने के लिए x किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है और इस बॉन्ड को घुमाने के लिए y लग रही है, तो आप बताइए कौन सी ज्यादा कौन सी कम। ये होता है सवाल। ठीक है, x किलो कैलोरी लग रही है इसके लिए, y लग रही है इसके लिए, बताइए कौन सी एनर्जी ज्यादा कौन सी एनर्जी कम है। ठीक है, कैसे चेक करना? आइए, मुझे आप एक बात बता सकते हैं क्या कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूं या ऐसे तोड़ सकता हूं, दो तरीके हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके यहां बना लेता हूं। तो आप मुझे अब बता दीजिए, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूं ऊपर की साइड, तो यहां माइनस यहां प्लस आएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है भाई? अगर बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो ऐसा दिखेगा। कोई बोले नहीं 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 नहीं, हम तो नीचे तोड़ेंगे। आइए, अगर तुम नीचे की साइड बॉन्ड तोड़ते हो तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा। क्या ये बात सही है? अब आप मुझे बताइए रिंग्स क्या क्या है, ये रिंग्स क्या क्या है बताइए। इस रिंग के बारे में बोलूंगा तो एरोमेटिक है, इसके बारे में बोलूंगा तो एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में बोलूंगा एंटी एरोमेटिक है, और इसके बारे में बोलूंगा एंटी एरोमेटिक है। तो तुम्हें कौन सा लेकर के चलना है? एरोमेटिक लेकर के चलना है। तो हम ऐसी बॉन्ड ब्रेकिंग मानेंगे। ये तो हमने चेक किया है कि कौन सा लेना है। ठीक है, तो हम ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग मानेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड टूटता है, यानी कि आपका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट लेंगे। अब इधर देखिए जरा, सर इसमें भी तो वही हो सकता है कि बॉन्ड ऐसे टूटे या ऐसे टूटे। अगर मान लीजिए मैंने ऊपर बॉन्ड तोड़ा है तो मेरे को यहां माइनस यहां प्लस दिखेगा, और कोई बोले हम नीचे बॉन्ड तोड़ेंगे, तोड़ लीजिए, बात बराबर आ जाएगी इसमें, क्योंकि रिंग तो सेम ही है। देखिए, ऊपर तोड़ो या नीचे तोड़ो, बात बराबर है। अब मुझे बताओ ये वाली रिंग क्या है? ये रिंग है एंटी एरोमेटिक, और ये वाली रिंग है मालिक एरोमेटिक। यहां ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई भी ले लो, बात बराबर है। तो चलिए ये ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या ये वाला? बस इतना बता दो, बताइए जरा, लेफ्ट वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कि राइट वाला? आसानी से बता सकते हैं आप। अरे बोलो अंकल, मे आई कम इन? अरे कम इन क्या, कम इन तो हो ही चुका है। मे आई कम इन? ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील ले रहे हो क्यों? तो ये दोनों क्या है? एरोमेटिक। और ये क्या है आपकी? कोई ना कोई एक रिंग तो एंटी एरोमेटिक है ना, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो एनर्जी कम आएगी। तो एक्स कम वाई ज्यादा है। भाई अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी ना बॉन्ड तोड़ने के लिए। सर इसको रोटेशनल क्यों बोला है?
क्योंकि जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, इसलिए बोला रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। समझे? तो सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। ठीक आहे। तो एरोमेटिक बनाना अच्छी बात है, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा कंपेरिजन टू एंटी एरोमेटिक, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी। सही बात है। ठीक आहे। चलिए, तो ये होता है इसमें सवाल रोटेशन एनर्जी बैरियर का। लिखिए 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 लिखिए, फिर अगले एप्लीकेशन पर चलते हैं। ठीक है, बॉन्ड तोड़ करके ये चेक कर लो कौन सा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। लिख लिया? चलिए, वेरी नाइस। अगला एप्लीकेशन नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स के NaAlETC, इस टाइप के मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या करते बताइए? मेटल्स क्या करते? मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। सही है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। मान लीजिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। सोडियम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। एल्यूमिनियम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना अंकल। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम से करवा दूं, ठीक है, और जब रिएक्शन होती है तो इसको हीट करते हैं ताकि थोड़ी बॉन्ड एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो आपने क्या करा? मेटल के साथ रिएक्शन करा दी। अब मुझे बताइए के क्या करेगा? के इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहां क्या होता है, आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लें रेडिकली, तो एक इलेक्ट्रॉन, और पोटेशियम ले लें मान लीजिए यहां 2, ताकि पता क्या हो जाए, 2 पोटेशियम लो, ताकि पता क्या हो जाए, आपको 2 के प्लस मिले और 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इसके पास एक इसके पास चला जाए, तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब आप मुझे बताइए, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? बताओ। ये हम कर चुके हैं कल। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर हो चुका है यहां पर, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। समझे बात? समझे बात? सवाल कैसा मिल सकता है? सवाल ऐसा मिल सकता है कि इसकी रिएक्शन हुई, 2 पोटेशियम के साथ हीट करा दिया, ए बना, और इसकी रिएक्शन हुई 2 पोटेशियम के साथ, या इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बी बना। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्टेबिलिटी को कंपेयर करवा दीजिए। करिए जरा, ए और बी की स्टेबिलिटी को कंपेयर करवा दीजिए। कैसे करवाएंगे कंपेयर बताइए? इस वाले का तो चलो यही लिखा हुआ है ऊपर, इस वाले के एनाइन बना लो, क्या बनेंगे? डाई एनाइन बनेगा यहां पर, है ना। तो दोनों के एनाइन बना लीजिए। आइए जरा, सर ए दिख रहा है, यही वाला उठा लो, और बी कैसा दिखेगा? इसी जैसा बना लो, डिजाइन कॉपी कर लो ना बस, ये देखो। और अब आप मुझे बताइए, इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोल दूंगा स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। समझे? समझ गए? आप ये मत सोचना कि सर बेंजीन तो वैसे भी अच्छी थी, एरोमेटिक थी, तो रिएक्शन क्यों कर रही है। बेटा, हीट लगाने का मतलब यही, एनर्जी दे रहा हूं, जबरदस्ती रिएक्शन करा रहे हो, जबरदस्ती रिएक्शन करा रहे हो कि नहीं नहीं करो 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 करो, तो एनर्जी लगेगी ना। ठीक है, समझे खेल? यस सर।
कह रहा बुरा लग रहा, मोटिवेट कर दो। क्यों भाई, क्यों बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग रहा है भाई? पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, रेडिकल बना लेंगे, और मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रेडिकल एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलूं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बहुत बढ़िया नवीन जी, वेरी नाइस। आइए 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे रिएक्शन विद Fe+3। आयरन+3 के साथ रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिए। आयरन+3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, पिछली वाली रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा। वो देना चाह रहा था, मेटल था, ये आयरन+3 से +2 में जाना चाहेगा, तो कुछ ऐसा होगा मामला। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन आयरन+3 से करा दूं, तो मुझे बताइए आयरन+3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बताइए? ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से, ये बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल। रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। मतलब यहां पर 2 ले लीजिए आप, यहां 2 ले लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। ये 2 कहां से आया? ये दोनों है वो। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मालिक यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक हो गया ये। भाई मेटल में एनायन बनता है, Fe+3 में कैटायन बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, आयरन+3 है। सवाल कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिख सकता है, आयरन+3 A, आयरन+3 B, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सिमिलर उसी जैसे ही है खेल, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। बताइए जरा, सोचिए जरा क्या होगा, सोचिए जरा। ए और बी की स्टेबिलिटी कंपेयर कराइए, बोलिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई। पहला वाला तो ऊपर से ही उठा लो, और दूसरे वाले का इसी जैसा बना लो, और एरोमेटिसिटी चेक कर लो। बताओ जरा क्या कहते हो? एकदम सही बात है साक्षी सागर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है यार, गजब, समझ गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक बनेगा ये, और इसी जैसा, इस जैसा ये बनाओगे तो 1 पाई बॉन्ड तोड़ करके आप क्या कर दोगे? यहां प्लस लगा लोगे, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बी से। समझे खेल? बहुत बढ़िया, सबका ही आंसर आ गया, वाह वाह, गजब, आय हाय हाय हाय, बस बस, गजब गजब, बस बस, समझ गए, समझ चुके हो आप। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। एक लास्ट और देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए भाई, 5 हो गया, 6 नंबर लास्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एरोमेटिसिटी एप्लीकेशन से समझाना चाहता हूं, तो यहां मुझे मिलेगा ये H ऐसा, और यहां मिलेगा ऐसा। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा वाला H ज्यादा एसिडिक है। आप क्या करो, H+ निकालने के बाद एनायन बना दो। भाई आप ये कह रहे हो कि इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है, तो H+ निकाल दीजिए, तो इसका एनायन बनेगा अंकल ऐसा, और इसका एनायन बनेगा अंकल ऐसा। बताइए, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? और जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वो अच्छा एसिड रहा होगा, वो अच्छा एसिड रहा होगा। समझे खेल? समझ गए? बस फिर क्या हो गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैटर खत्म, बहुत बढ़िया। कह रहे मैटर खत्म,
तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हम स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो इसके सारे फैक्टर के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भैया, ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या कहता है आपसे। इंटरमीडिएट कौन कौन से थे, बस मुझे आप इतना बता दीजिए। मुझको इतना बता दे कोई, बताइए जरा, मुझको इतना बता दे कोई, आइए जरा। इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन, ये तीन इंटरमीडिएट होते हैं आपके, ये तीन इंटरमीडिएट होते हैं आपके। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर लगते हैं, सबसे पहले आपको सोचना है बैक बॉन्डिंग, फिर सोचना है एरोमेटिसिटी, फिर सोचना है रेजोनेंस यानी कि मेसोमेरिक, आर लिखो या एम लिखो, फिर सोचना है हाइपर, और फिर सोचना है इंडक्टिव। आपके सामने सवाल आया, आप कैसे कंपेयर कराओगे, आपको फैक्टर पता होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, इस सीक्वेंस में सोचना है। सर बैक बॉन्डिंग कैसे पता चलेगी, आइए एक एक करके देख लेते हैं। बैक बॉन्डिंग पता चलेगी, कार्बोकेटाइन के पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, कार्बोकेटाइन के पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां वैकेंट ऑर्बिटल और यहां भरा हुआ ऑर्बिटल होगा, तो ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। सही बात है, सही बात है भाई। बैक बॉन्डिंग यानी कि कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में लोन पेयर वाला डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली सीधे जुड़ा होगा, सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड। अब सर यहां सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। सर कंपेयर कैसे कराएंगे, कंपेयर कैसे कराएंगे, बैक बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और बैक बॉन्डिंग अच्छी बात होती है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऐसा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ही तो है ना। बैक बॉन्डिंग क्या है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ही तो है ये बैक बॉन्डिंग, है ना, कुछ अलग थोड़ी है। तो जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ध्यान से देखो, इसके पास 1 पाई, इसके पास 0 पाई, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बताइए, बोलिए बोलिए, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बोलिए। जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं, सही बात है ना, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, यानी कि बैक बॉन्डिंग होने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है, तो बीबी से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, बीबी से स्टेबिलिटी आती है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा, और अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा, समझे बात। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, ये पहला फैक्टर हो गया आपका। सर सेकंड फैक्टर कैसे सोचेंगे, एरोमेटिसिटी। सर ये कैसे लगाते हैं, पता है आपको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तीसरा फैक्टर कौन सा है आपका, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर का फैक्टर कौन सा है आपका, देखिए, मेसोमेरिक। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, समझे। तो ये हो गया आपका मेसोमेरिक से काम। एक काम करूं, मैं इन तीनों को एक साथ ही लिख देता हूं, आपका काम सही हो जाएगा। तीसरा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली, और माइनस एम माइनस एच और माइनस आई के इनवर्सली, ठीक, ये सोचना है। अब यहां एक एडिशनल पॉइंट और लिख रहा हूं मैं। एक एडिशनल पॉइंट क्या है, अगर कभी आपको डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन देखना हो तो आप सीधे हाइब्रिडाइजेशन से देख लो, जैसे ये प्लस कम स्टेबल, आप जानते हो एस कैरेक्टर ज्यादा है तो प्लस चार्ज कम स्टेबल होगा, देखिए। तो कभी अगर आपको ऐसे डायरेक्टली ही दिख जाए तो सीधे सीधे सोच लो, हो सकता है ऐसे सवाल आपको मिल जाए कि भाई सिंगल बॉन्ड पे प्लस है, कहीं डबल बॉन्ड पे प्लस है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन से ही हो जाएगा, है ना। तो ये किससे हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से। तो ये एक अलग सा फैक्टर है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पाए,
चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक करके चलेंगे। तो पहले आप कार्बोकेटाइन तक पहुंच गए, अब इसके बाद अपन फ्री रेडिकल पे चलेंगे। कार्बोकेटाइन पे पहुंच गया, फ्री रेडिकल पे चलेंगे। लिख लीजिए पहले उसको आराम आराम से, क्योंकि सवालों में आपको अप्लाई करना है। आज हमको कुछ नहीं करना कह रहे कुछ नहीं करना आज हमको कुछ नहीं करना, बस सवाल करने जो एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट सीधे उठ के सवाल आ सकते हैं। कह रहे सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे चेक करेंगे? साइज डिफरेंस। भाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे चेक करोगे? साइज डिफरेंस अगर कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ठीक है, कह रहा फोर्थ वाला रिपीट कर दीजिए बेटा। फोर्थ वाले में हाइब्रिडाइजेशन से हुआ है, परसेंटेज एस करेक्टर ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होता है, फिर डबल का, फिर सिंगल का। एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। फ्री रेडिकल का आप यहां लिख लीजिए सेम एस कार्बोकेटाइन। ठीक है, बस यहां कौन सा फैक्टर नहीं लगेगा? एरोमेटिसिटी नहीं लगेगा। तो बीबी, उसके बाद एम, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। सॉरी बीबी भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। बैक बॉन्डिंग में तो लोन पेयर देता है, यहां तो फ्री रेडिकल, बीबी भी हटा दीजिए। तो यहां पर आपका आंसर सीधा आ जाएगा मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव से। और बाकी ये वाला फैक्टर जो है, ये सेम जैसा आपने कार्बोकेटाइन में किया था ये वाला, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, फ्री रेडिकल के पास। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। देखो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक ये, तो 8 से तो कम ही है ना। तो सेम कार्बोकेटाइन जैसा ही है पूरा, बस यहां अच्छी बात यह है कि बीबी और एरोमेटिसिटी लगती नहीं है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन्स में एरोमेटिसिटी कहां से हो जाएगी? नहीं होगी ना। और बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर देने की बातें चलती है, तो वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगता। लोन पेयर यानी कि पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ना। ठीक है, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन वाला एज इट इज यही है, परसेंटेज इस कैरेक्टर से हो जाएगा ये। क्लियर है बात? अभी अपने को सवालों में अप्लाई करना है, पहले मैं आपकी थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि पीछे का रिवीजन भी हो जाए। ठीक, कार्ब एनाइन की बात कर लीजिए। कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन में क्या लगेगा? बैक बॉन्डिंग लगेगी, और कार्ब एनाइन के बैक बॉन्डिंग को बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है। फिर एरोमेटिसिटी, फिर मेसोमेरिक। हाइपर होता नहीं है कार्बेनाइन में, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बेनाइन में होता नहीं है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनना, हम फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप बताइए, बताइए जरा। कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, एकदम सही बात है, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे आइए बताते एक एक करके। चलिए बैक बॉन्डिंग देखिए यहां की बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? कार्ब एनाइन होगा और इसके पास में ऐसा एटम होगा जिसके पास वैकेंट डी होगा। और वैकेंट डी किसके पास होता है पहले बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लो। एटॉमिक नंबर 13 से लेकर 17 और उसके नीचे वाले डी ऑर्बिटल रखते हैं। ठीक, तो कार्ब एनाइन वैकेंट डी ऑर्बिटल रखे, कार्ब एनाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक एटम हो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, और आप ऐसा देखेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के पास लोन पेयर भी होता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने को लोन पेयर से काम नहीं है, अपने को काम किससे? वैकेंट ऑर्बिटल से। ठीक है, सेम वही कहानी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीवी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और ये कैसे कंपेयर कराओगे? साइज डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर पूरा सेम है, दूसरा फैक्टर भी सेम है। एरोमेटिसिटी कैसे चेक करोगे? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तीसरा फैक्टर इसका उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -h, -i, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m, +h और +i। देखिए आप फर्स्ट वाले को देखिए और लास्ट वाले को देखिए, फर्स्ट को देखिए और लास्ट को देखिए, बताइए। फर्स्ट को देखिए और लास्ट को देखिए, पलट गया मामला। जोया का कहना है सर एरोमेटिसिटी
फ्री रेडिकल में क्यों नहीं होती है? तो तुम खुद सोचो ना, सोचो, ए बेटा सोचो ना, फ्री रेडिकल में एरोमेटिसिटी क्यों नहीं हो सकती? ये आप बताइए ना मुझे। आप कोई चीज अगर पूछते हैं, थोड़ा सा दिमाग में विचार करें उसका, तो आपका आंसर खुद आ जाएगा। कंडीशन सोचिए एरोमेटिसिटी की, सोचिए। सोचिए सोचिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है, पहले ये बताओ तुम। बोलो, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, मुझे बताइए एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कभी ऑड होते हैं क्या? नहीं होते ना। अरे ऑड इलेक्ट्रॉन कहां से हो गया एरोमेटिसिटी में? एरोमेटिसिटी पढ़ के आओ ना फिर। ठीक, आइए, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए जरा, अगर मैं कार्बन आयन में हाइब्रिडाइजेशन लगाना चाहूं तो क्या होगा? इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? इसका ऑर्डर बता सकते हैं आप? बताइए। हाँ हकल, एकदम सही, हकल्स रूल, हकल्स रूल लगता है ना उसमें, तो 4n+2 होते हैं। चलिए आइए, कार्ब एनाइन में स्टेबिलिटी का आंसर पता क्या आ जाएगा? उल्टा। क्यों? परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अब की बार नेगेटिव स्टेबल मेरे यार। सही बात है, नेगेटिव स्टेबल होगा। क्या आप ये बात समझ पाए? अब इन्हीं सब पैरामीटर से रिलेटेड ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सीधे सवाल आएगा इसका, सीधा सवाल आएगा इसका, सीधा सवाल आएगा। अगर स्टेबिलिटी से मतलब इंटरमीडिएट का सवाल कोई आपको मिलता है, अगर आना होगा तो इसी में ही कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, चले फिर आगे। आपने ये वाली बात मेरे से नहीं पूछी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे लगा रहे हो मालिक कार्बन आयन में। बेटा कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता, ध्यान सुनना। कई लोग कह रहे हैं सर -H, ऐसा नहीं है भाई, पगले बने नहीं। मुझे बताओ, क्या कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, आप बोलोगे होता है। तो भाई साहब, कार्बन आयन डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है थ्रू बेंजीन। देखिए 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 बेटा, -H कहां से आ गया? पगला गए होगा, कार्बन आयन में कहां से -H आता है? कुछ भी। बेटा रिवीजन की बहुत कमी लग रही है मुझे। अरे यार +H और -H तो ये होता है, इसमें थोड़ी कार्बन आयन होता है। अरे भैया ये आपका +H है और ये आपका -H है, CCl3 आ जाए या CH3 लिख दो, यहां थोड़ी कार्बन आयन है। कुछ भी, अपने मुंह से कुछ निकालना है मतलब है अपने मुंह से कुछ भी निकालना है भाई। +H और -H में चार्ज वगैरह नहीं होते भाई, ये मिथाइल और CH3 की वजह से होता है ये +H -H, कुछ भी बोलना है मतलब है। आइए जरा मुझे बताइए, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों लग रहा है? यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है ड्यू टू बेंजीन। भाई ये CH3 के 3 अल्फा H इस बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ तो खेलते हैं ना, ये तो आप जानते ही हो, ये आप जानते हो भाई। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन में लग सकता है, लेकिन बेंजीन के थ्रू लग रहा है। मतलब बेंजीन रेजोनेंस, बेंजीन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रही है। इसलिए मैंने वहां जो लिखा है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन H इफेक्ट, पीछे जो लिखा है वो इसलिए लिखा है। ये जो H इफेक्ट है ना, एक्चुअल में H इफेक्ट कार्बन आयन का नहीं है, कार्बन आयन के अंदर जो बेंजीन है उसका है। ठीक है, अब ये मुंह खोल के मत बोल देना कि सर -H, -H नहीं है, ये +H ही है, ये -H नहीं +H ही है, क्योंकि ये कर रहा है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम उस बात पर जो आप मेरे से बहुत दिनों से पूछना चाह रहे हो। चलिए सवाल अगर आपके साथ, अब सवाल ही सवाल है। अब 11:20 तक धुआंधार 40 मिनट सवाल चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए जरा। ठीक है,
कह रहा है बेंजीन ही क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखेगी। बेंजीन क्यों? क्योंकि तुम्हें दिखेगी। ठीक है, तुम ये चीजें पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है तुम्हें क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मालिक पे भरोसा किया जाना चाहिए। आइए जरा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन? एक एक करके सोचेंगे स्टार्टिंग से। पहला फैक्टर बताओ क्या होता था? बीबी। चेक करिए क्या इसकी बीबी है, बताइए क्या इसकी बीबी है, बताइए जरा। क्या इनमें कहीं बीबी दिख रही है? सर दिख रही है, देखिए चमकती हुई बीबी। आए हाय आए हाय, देखिए ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन लोन पेयर है, बीबी है। सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही है, बीबी है। यानी कि दो वाला सबसे आगे कर दूं मैं, बीबी आ गई ना। अब बीबी के बाद चलिए एरोमेटिसिटी, एक एक करके सोचना आपको। एरोमेटिसिटी पे चलिए, एरोमेटिसिटी क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, तो इससे नहीं होगा। आगे चलिए, मेसोमेरिक सोचिए, क्या कहीं मेसोमेरिक दिख रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा रेजोनेंस इन दोनों में। ये तो हो गया अलग, इसको भूल जाओ अब, इसकी तो बीवी है, चला गया भाई, अब तुम ही बच्चे हो दोनों। हाइपर, हाइपर देखिए 3 और 3 6 अल्फा एच। ठीक, यहां देखिए 3 और 2 5 अल्फा एच। भाई साहब हो गया काम, हाइपर से काम हो चुका है। 1 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। चलिए 213, 213 ए आ जाएगा आंसर। क्लियर है? हाइपर से काम हो चुका है, हाइपर से, समझे खेल? आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। आइए जरा एक एक करके स्टार्ट करिए, बताइए एक एक करके स्टार्ट करिए। बीवी में सोचिए, बीवी, क्या किसी की बीवी है? कहीं आपको ऐसा आइटम दिख रहा है जिसका लोन पेयर हो? बोलो 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 बोलो। नहीं, बीवी नहीं है। एरोमेटिसिटी, ये भी नहीं है। अरे यार, सारे ही नॉन एरोमेटिक है। आप बोलोगे सर ये पीएच वाला तो एरोमेटिक है। बेटा इसको नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आयन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है कि नहीं, मतलब कैटायन की वजह से एरोमेटिसिटी है क्या, ये चेक करना है। एरोमेटिसिटी का मतलब कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी में होना चाहिए, तो कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी में नहीं है। पीएच तो चलो इंडिविजुअल बेंजीनिक एरोमेटिक होती अच्छी बात है, उसको नहीं देखना। कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं है। चलिए 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 चलिए, मेसोमेरिक बताओ। मेसोमेरिक यानी कि वही रेजोनेंस। क्या यहां मेसोमेरिक या रेजोनेंस कुछ है? नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। देखिए यहां रेजोनेंस मिल गया, पीएच रिंग कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस करेगी, तो 4 वाला सबसे आगे आ जाएगा। 4 वाला सबसे आगे आ जाएगा। अब इनमें सोचो, मेसोमेरिक के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन सोचिए जरा। 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच, 3 और 3 6 अल्फा एच, 3 3 3 9 अल्फा एच। आ गया आंसर। 3 1 2 4 आगे था, फिर 3 1, जितने ज्यादा अल्फा है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी यार। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। समझे खेल? समझे क्या? 4 3 1 2, बस फिर क्या हम निकल पड़े। समझे? क्या आपको क्लियर है कैसे सोचना है? लाइन से सोचना है ना। अब मैं आपको एक बात यहां लिखवाना चाहता हूं, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, महा इंपॉर्टेंट। अगर कभी तुम्हारे सामने ये लिखा हो, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हो, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है एक रिंग के रेजोनेंस से, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पता चला। इसकी रिएक्शंस करा के चेक कर लिया गया कि कौन सा ज्यादा तेज रिएक्शन दे रहा है, और ऐसा पता चला ये ज्यादा तेज देता है। और यहां ये एक्सप्लेन करते हैं वैज्ञानिक लोग कि भाई 9 अल्फा एच है और 3 मिथाइल का प्लस आई है, दोनों चीजें 9 अल्फा एच भी है और 3 मिथाइल का प्लस आई है। ये डोमिनेट करता है एक रिंग के रेजोनेंस से, एक रिंग के रेजोनेंस से डोमिनेट करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको अलग से लिख लीजिए आप नोट्स में, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए आप। ठीक, बस इसी से आगे करना, ये मत कर देना कि सर अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा। अब बेटा अब ये ज्यादा हो जाएगा, क्यों?
एक रिंग के साथ 3 अल्फा एच हैं, अब ये डोमिनेट करेगा। तो सर हमें क्या ध्यान रखना, जो आपके सामने लिखा है प्रभु वही याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। ये जो लिखा है आपके सामने बस इसी को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके ऑर्डर चलते हैं वही ऑर्डर चलेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, हाइपर इंडक्टिव, वही सोचना, कोई टेंशन नहीं। बस आपको यह ध्यान रखना है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन है, इसको बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल कैटायन, और ये है बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक। अब देखो हरकतें चालू हो गई ना तुम्हारी। सर 2 रिंग हो जाए तो क्या होगा, अरे 2 रिंग हो जाए तो रेजोनेंस हो गया ना। अब सर 3 रिंग हो जाए तो क्या होगा, अरे रेजोनेंस हो तो गया उसमें 3 रिंग का। कैसी हरकतें करते हो यार, क्या ध्यान रखना है मालिक, बस यही। सर अगर 2 रिंग हो गई तो क्या करेंगे, सर 2 रिंग हो जाए तो क्या करेंगे। बेटा दिमाग के साथ साथ कान भी आपके खुले होने चाहिए। सर 2 रिंग हो जाए तो क्या करेंगे सर, ये लीजिए सर, ये लीजिए। देखो हमारी हरकतें चालू हो जाती है। अरे भैया 2 रिंग हो गई ना, हो गई ना 2 रिंग, रेजोनेंस ज्यादा है, 2 रिंग का रेजोनेंस है। अरे एक इसी को देखना है बस, इसके अलावा सोचना नहीं है तुमको। इसके अलावा जो सोचना है वो बता दिया हमने आपको, ठीक है। ठीक है, बस यही, इसको देख लो, छाप लो दिमाग में, कॉपी में लिख लो 4-5 बार, कम से कम 4-5 बार लिख लो कि बस यही, बस यही, बस यही और बस यही। चलिए अगला सवाल आपके सामने, आपके जीवन में एम्स 2018, एम्स में बड़े अच्छे सवाल आते थे। मैं तो कह रहा हूं एम्स वालों को अलग कर लेना चाहिए पेपर अपना, मजा आ जाएगा भाई साहब। क्या लेवल आता था सवाल का, देख रहे हो, मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल आते थे। देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल आते थे, कॉन्सेप्चुअल। देखिए क्या सवाल है, द कार्बोकेटायन CF3CH2+ is less stable than CF3+. In case of CF2+, the strong electron withdrawing CF3 group intensify the positive charge. But in case of CF3+, the lone pair of electron on each of 3F add an overlap with the empty p orbital. इतना हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने के लिए। लंबे लंबे सवालों को पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए भाई। पढ़िए जरा, सवाल पढ़ेंगे तो आ जाएगा आंसर, सवाल पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा, क्वेश्चन लिखने नहीं है, सवाल करो, रफ में आप सॉल्व करते जाओ। जिस सवाल में आपसे दिक्कत आ रही है तो उसको अलग से लिख लेना बाद में, आफ्टर क्लास। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन। द कार्बोकेटाइन दिस इज लेस स्टेबल देन दिस, बताइए क्या ये वाला लेस स्टेबल है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है भाई, हाँ ये सही है। अरे अंकल इसकी बीवी है, इसकी बीवी नहीं है। अरे देखो ना कैसी हरकतें करते हो आप, देखिए ये है ऐसा। तो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है, फ्लोरीन नहीं है, जबकि यहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड फ्लोरीन है, देखो ना। और डायरेक्टली कनेक्टेड फ्लोरीन है तो भैया लोन पेयर है, बीवी है झमाझम। अरे बीवी आ गई तो असरसन सही है। रीजन देखें, इन केस ऑफ CF3CH2+ द स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CF3, यानी कि ये माइनस आई है, सही बात है। ग्रुप इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। बट इन केस ऑफ CF3+ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बीवी तो है, यानी कि ये भी सही है और रीजन भी सही है। ए आएगा आंसर, ए आंसर आएगा, ए। आगरा, ठीक है। इंटेंसिफाई पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, कुछ भी, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। अगला सवाल आपका इंतजार करता हुआ, बताइए, फ्री रेडिकल का है, एम्स 2017 का कहना है इनका। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बता दीजिए क्या होता है। फैक्टर सोच लीजिए आप, क्या थे इसमें फैक्टर, क्या थे फ्री रेडिकल में, मेसोमेरिक, हाइपर इंडक्टिव, बैक बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी लगता नहीं है फ्री रेडिकल में, ना 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 ना।
ना 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 ना, रेजोनेंस सोचिए सबसे पहले, फिर हाइपर सोचेंगे, फिर इंडक्टिव सोचेंगे। फ्री रेडिकल में मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव, ये सोचना है आपको। बोलिए भाई, क्या लगा दूं आंसर, क्या लगा दूं आंसर, बोलिए क्या लगा दूं आंसर। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, और मन की अखियां से देखिए, और आपको ऐसा लगेगा कि आंसर आपकी आंखों के सामने दिखेगा। बताइए जरा, आंसर आपकी आंखों के सामने, और बी और सी दोनों सेम दिख रहे हैं, बी वाला और सी वाला दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब वो कॉपी हो गया दोबारा से तो वो आगे पीछे होगा वैसे, ये वाला पीछे आगे कर लो, बी आंसर लगा लो, मतलब बी और सी, समझ गया ना आप। क्योंकि यहां 3 रिंग का रेजोनेंस है, समझ लीजिए जरा, 3 रिंग का रेजोनेंस है, यहां 2 रिंग का रेजोनेंस आ रहा है, यहां 9 अल्फा एच आ रहे हैं रेडिकल के, कार्बोकेटाइन के नहीं है ये, रेडिकल के, और यहां 6 अल्फा एच आ रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी दोनों जिनने लगाया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एम्स 2013 का सवाल आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं यही आंसर हूं। मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन, मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन, बताइए जरा, मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव। और जब कभी भी आप ऐसा देखें ना, कि देखो, जब कभी भी आप ऐसा देखें कि कुछ कार्बेनाइन दे रखा है और यहां ऑर्थो मेटा पैरा पे ग्रुप लगाए, तो वो मेसोमेरिक ही सोच लो, क्योंकि वो बाकी का कंडीशन तो वैसे भी नहीं होंगी, तभी तो आप यहां तक आए हो बेंजीन तक, है ना। तो आप सोचना हो तो आप पूरा सोच लो, नहीं तो आपने जैसी बेंजीन देखी तो आप समझ जाइए कि क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, मेसोमेरिक से सोचना चालू कर दो। बीवी नहीं है इसमें, सोच लो, वैसे बीवी नहीं है। और एरोमेटिसिटी, आप कहोगे सर बेंजीन एरोमेटिक है, बेटा मैं ये पूछ रहा हूं कि एनायन कहीं एरोमेटिसिटी में है क्या, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेसोमेरिक, आइए जरा, अब मेसोमेरिक सोचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एनायन तो रेजोनेंस कर ही नहीं रहा, नो रेजोनेंस, ठीक है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला कर रहा है, और अगर ये कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करना है, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, डोमिनेटिंग इफेक्ट। जब ग्रुप अलग हो तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। ओवरऑल ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, वैसे तो आपने आंसर निकाल लिया, डी आएगा, लेकिन पूरा ऑर्डर, डी के बाद आएगा बी, क्यों, न्यूट्रल है, उसके बाद आएगा सी, क्यों भैया, बी सी डी रेजोनेंस तो कर रहे हैं ना, ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, तो ए तो पीछे आ जाएगा भाई, रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, बी डी सॉरी डी बी सी ए, ठीक है। आंसर आपने निकाल लिया, पता है मुझे, NO2 का वाला, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्डर भी तो देख लो एक बार, ठीक है। क्लियर है एकदम, चलें आगे। चलिए, वेरी नाइस। अगला सवाल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव, फ्री रेडिकल इसी से होता है, कर पाएंगे। अब मैं आपको पोल दे दूं, 45 सेकंड का दे देता हूं, बता देंगे आप आराम से, 45 सेकंड में इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे आराम से कर सकते हो सॉल्व, अब आप समझ गए ना क्या करना क्या है, बस बस अब आप प्रैक्टिस कर लो सवालों की, तो एग्जाम में सवाल बन जाएगा आपसे। सवालों की प्रैक्टिस कर लो, सवालों की। कह रहे हैं ए में रेजोनेंस क्यों नहीं करेगा, बेटा कार्बेनाइन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बीच में sp3 कार्बन आ गया है, ठीक है। चलिए, क्या लगता है, मेसोमेरिक हाइपर इंडक्टिव लगा दीजिए सर। यहां 3 अल्फा एच है, हाइपर से होगा, मेसोमेरिक लग नहीं रहा, यहां रेजोनेंस नहीं लग रहा है ना। यहां 6 अल्फा एच आ गए, 3 3 3 9 अल्फा एच आ गए, और इसके 0 अल्फा एच। बताइए आंसर, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, डमाडम ढोलकपुर आंसर। क्या बात कर रहे हो, 81.29, गजब 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 गजब। चलिए अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल? ये बेंजाइल अलाइल आप बना देता हूं मैं आपके लिए खास। ये बेंजाइल है, ये अलाइल है, फ्री रेडिकल है ना। 2 डिग्री वाला आप ले लीजिए R2CH और 1 डिग्री वाला RCH2। बताइए स्टेबिलिटी इन चारों में कंपेयर करा दीजिए आप। मैं आपको समय दे रहा हूं 45 सेकंड का। बताइए क्या लग रहा है? करिए करिए, सवाल करिए, बैठिए मत। अगर आप एकदम बैठकर मुस्कुराकर देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ कि मास्टर कुछ पढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल नहीं बन रहे हैं, तो भाई इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि तुम पेन नहीं चला रहे हो। पेन चलाइए और दिमाग चलाइए, बनाइए स्ट्रक्चर और फटाफट सोचिए क्या होता है। दिमाग लगाइए और सोचिए क्या होता है। करना तुमको खुद ही है, करना तुमको खुद ही है। पेपर वहां में अकेले ही जाओगे ना कि हमको साथ ले जाओगे? चलिए बताइए। अरे अंकल यही तो ऑर्डर है। ये रेजोनेंस झमाझम झमाझम। अरे एक रिंग का रेजोनेंस आ रहा है रे। यहां सिर्फ एक बार ही कॉन्जुगेशन आ रहा है, यहां रेजोनेंस है लेकिन थोड़ा लेस है, इस वाले से लेस रेजोनेंस है। उन दोनों में तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से होंगे। तो बेंजाइल अलाइल 2 डिग्री 1 डिग्री। आगरा आंसर आएगा, आगरा आंसर आएगा, आगरा। गजब है, 75% अच्छा आंकड़ा है। जिस तरीके से इस बैच में जनता है उसके हिसाब से 75-80% बहुत है। चलिए भाई, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बता दीजिए मुझको, कौन सा है इसमें? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? सोचना है, सोचना है। बता दीजिए, बता दीजिए। मोस्ट स्टेबल। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जो लोग समझ चुके हैं वो तो सॉल्व कर लो, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूं। अगर बेंजीन रिंग पर ही, सुनना ध्यान से, अगर बेंजीन रिंग पर ही चार्ज है तो कोई मुझे बता सकता है क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा? क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा क्या? हां या ना बताइए, बताइए जरा। अरे अभी फैल जाएगी जनता, रोकिए तो। क्या ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस करता है क्या? हां या ना बोलो। कार्बोकैटायन रेजोनेंस करता है, हां या ना बोलिए। अरे अंकल अगर तुम इस कार्बोकैटायन का रेजोनेंस कराते तो आप बोलते सर प्लस सिंगल डबल और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करके आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते और आपकी कोशिश हो जाती विफल। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता, रिंग टूट जाती, तो ऐसा नहीं होगा। सही बात है। तो कार्बोकैटायन डज नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट पार्टी इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में पार्टी नहीं करता ये। कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ यहां पर ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बेंजीन के पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस करेंगे, लेकिन कार्बोकैटायन इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि कार्बोकैटायन रेजोनेंस नहीं करेगा। और मालिक जब कार्बोकैटायन रेजोनेंस करेगा ही नहीं तो इन ग्रुप के रेजोनेंस इफेक्ट क्यों लगा रहे हो, मेसोमेरिक इफेक्ट क्यों लगा रहे हो? जो आप लोग गलती कर रहे थे, इन सभी ग्रुप के कोई मेसोमेरिक नहीं लगेंगे, सिर्फ इंडक्टिव। अरे भाई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना, ये काय का मेसोमेरिक? कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मालिक। आंसर और जनता दोनों पलट गए, आंसर और जनता दोनों पलट गए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी, जो कि ये पता थी फिर भी गलत कर दिया तुमने। आपसे जब मैंने पूछा कि कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, आप सभी लोगों ने एक सुर में चिल्ला के आंसर दिया सर नहीं करेगा। अरे जब रेजोनेंस करेगा ही नहीं तो काहे का इफेक्ट? तुम्हारा सोचना तब सही हो सकता था जब 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 ऐसा होता, तब मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत था। अगर ऐसा होता ना तो आपका ये कार्बोकैटायन पार्टी इन रेजोनेंस,
और पार्टी करेगा तो यहां लगे होने वाले ग्रुप का मेसोमेरिक भी देखते, यहां लगा हो, यहां लगा हो, यहां लगा हो, मतलब सोचते। ठीक है, तो कार्बोकेटायन अगर पार्टिसिपेट कर रहा होता तब मैं आपकी बात से एकदम सहमत होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे दुखी होता। क्यों? तब भी आंसर सी नहीं, तब आंसर बी होता। आइए जरा, आइए जरा पहले अपन इसका आंसर कर लेते हैं पूरा। डी सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि इंडक्टिव है। अरे अब इंडक्टिव से होगा ना। डी के बाद न्यूट्रल वाला ए आता, ए के बाद आता मालिक माइनस आई, जिसका कमजोर माइनस आई, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, और तो इसका माइनस आई ज्यादा है तो ये कम स्टेबल, तो बी आता, और सी सबसे कम स्टेबल अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिखता तो, क्योंकि माइनस आई पावर ओ आर की ज्यादा होती है ओ एच से। समझे? ठीक, कह रहे हैं बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हवा में लगा दूं बैक बॉन्डिंग? क्यों हवा में लगा दूं बैक बॉन्डिंग? कह रहे हैं बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं लग रहा। इससे बोलता हूं ऑक्सीजन तुम क्या कर रहे हैं यहां पे, बोर नहीं हो रहे हो? बोर नहीं हो रहा ऑक्सीजन? तुम चले जाओ इसके पास, ये हवा में थोड़ी लगेगी। बैक बॉन्डिंग के लिए यहां प्लस होना था तब लगती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में अपन ने ये कर दिया और अब ये लोन पेयर है कार्बोकेटाइन, चले जाओ बैक बॉन्डिंग करने, ये थोड़ी होता है। हवा में थोड़ी बैक बॉन्डिंग होती है, कनेक्टेड होने चाहिए ना। ठीक है, ऑक्सीजन तुम बोर हो रहे हो, तुम चले जाओ बैक बॉन्डिंग कर लो। ठीक है, समझे खेल? सर हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लग रहा? अरे यार जब मेसोमेरिक ही नहीं लग रहा तो काहे का हाइपर कॉन्जुगेशन? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद भी तो वही होता है, प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट। तो यहां एम इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगेगा। हाइपर तो तब लगता जब ये कार्बोकेटाइन यहां होता इस जगह पर, ऐसा ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन होता, तब आप लगा सकते थे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कि सर इसके दो अल्फा एच होगा, इसके दो अल्फा एच होगा। तो पहले ना आप सभी इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आज ही करना आपको ये काम। जिन बच्चों को एकदम चमकता हुआ समझ में आ रहा है वो डेली रिवीजन करते हैं, वो डेली ध्यान से पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं। और जो अपना हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं ना, उनको बहुत समस्या आ रही होगी इसमें। क्यों? क्योंकि बातें तो पीछे की हैं, और पीछे तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना क्यों? पीछे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक, तो अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव ये पढ़ लेना आज, जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है। तो क्या आप ये पूरा खेल समझ गए कि अगर रिंग पर ही प्लस हुआ तो सिर्फ इंडक्टिव लगता है, नो मेसोमेरिक नो हाइपर। ठीक है, नो मेसोमेरिक नो हाइपर। अगर कार्बोकेटाइन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेजोनेंस में तो फिर मेसोमेरिक और हाइपर कुछ लगेगा नहीं, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। अब मैं आपको इसी सवाल को चेंज करके दिखाता हूं, देखिए जरा। अब मैं इसी सवाल को एक बार फिर लेता हूं ताकि आप अंतर समझ पाए। अब मैं इसी सवाल को यही ले रहा हूं, और अब मैं पता क्या कर रहा हूं, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर इधर से प्लस हटा देता हूं, इधर से प्लस हटा देता हूं, इधर से प्लस हटा देता हूं, और यहां से प्लस हटा, और अब मैं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बात, ऐसा। और अब मैं चाहता हूं कि आप आंसर सही करें। अब आप लगाएं मेसोमेरिक, कोई मना नहीं है, अब लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब बताइए अब क्या आंसर है, बताइए अब क्या आंसर है। अब अपन सोचेंगे, आइए इन सभी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए OCH3 का क्या है। अब तुम प्लस एम लगाओगे ना, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है, एम लगेगा। प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, बताइए जरा इसका। प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इसका प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। अब हाइपर लगेगा ना, क्यों? क्योंकि अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस कर करके, रेजोनेंस कर करके यहां पर आ जाएगा, और यहां प्लस आते ही ये हाइपर लगा देगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए जरा, अब प्लस एम पावर किसकी ज्यादा होती है, OH या OR? ऑब्वियसली OH की ज्यादा होती है प्लस एम पावर, बॉन्ड एंगल वाला है ये, तो B ज्यादा होगा C से, और उसके बाद D आएगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है यहां पर, और उसके बाद A आएगा। तो अब आंसर आपका ये हो जाएगा।
देख लीजिए जरा। ठीक है, तो अब आपका मोस्ट स्टेबल पूछा है तो अब बी आंसर आएगा। समझे? क्या आपका दिमाग खुला इस सवाल को समझ करके? क्या आपका दिमाग खुला इस सवाल को समझ करके? एकदम खुल जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूं। आइए जरा, आइए जरा, मैं यहां आपके साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूं। मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां कर रहा हूं प्लस की जगह माइनस। यहां कर दिया मैंने माइनस। अब बता सकते हो आप आंसर मोस्ट स्टेबल का? बताइए जरा। और कार्बोकैटायन की जगह कर दिया मैंने यहां कार्ब एनायन। चलिए अब जरा सोचिए क्या कह रहे हो आप। सोच लो भाई, मजा आ जाएगा, सब सीख जाओगे इसी में ही। अब मैंने कार्बेनाइन कर दिया, बोल दीजिए जरा। आय हाय, समझ गए, समझ गए, समझ गए, बस बस बस। समझ चुके आप, एकदम सही है सी आंसर। क्यों? क्योंकि अब लगेगा सिर्फ इंडक्टिव तो माइनस आई। माइनस आई क्यों? क्योंकि रिंग पर ही चार्ज आ गया। प्लस आई तो आंसर आएगा और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन, मतलब और, मतलब ईथर का ज्यादा होता है एल्कोहल से, माइनस आई। तो सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी, क्योंकि इंडक्टिव प्लस आई है ये। ठीक है, अब आप खेल समझ गए। हाँ बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा और खेल लूं बस एक आखिरी, तो मैं, मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी कि आप एकदम सही समझ चुके हैं। एक आखिरी बार और खेल लेते हैं आपसे। मैं यहां कुछ ऐसा करना चाहता हूं और आप समझ चुके होंगे तो आंसर अभी से आना चालू हो जाएगा आपका। अगर आप समझ चुके होंगे तो आपका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। CH2 माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस और CH2 माइनस। चलिए बताइए जरा। बस बस बस, अरे 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 अरे, मुझे पता है, मैं बहुत बढ़िया समझाया तुम्हें। ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अरे हाय, मुझे पता था, लिखते ही आंसर सही है एकदम है। और क्या है आंसर बताइए? इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। डोमिनेटिंग इफेक्ट से अगर ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं आपको तो प्लस एच, सॉरी प्लस एच। चलिए और मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए बताइए। ए वाला तो सबसे ज्यादा आ गया, उसके बाद प्लस वाला जितना कमजोर उतना अच्छा कार्बेनाइन है, तो ए के बाद डी। अब बताइए, OH और OR में OH का प्लस M ज्यादा होता है तो वो कम स्टेबल हो जाएगा, तो C और फिर B, ADCB। बस बस, अरे बस बस, प्लस M जो है वो OH का ज्यादा होता है ना। प्लस M पावर OH की ज्यादा होती है, किससे? OR से, है ना। ये बॉन्ड एंगल वाला केस है। ठीक है, अरे बस, समझ गए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन? बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा लग रहा है आपको? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा लग रहा है? बोलिए, बोलिए, बोल दीजिए सर। एक कह रहा है सर पीछे के डी में हाइपर कैसे लग रहा है? बेटा बेंजीन की वजह से हाइपर लग रहा है। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? बोलिए, सबसे पहले सोचिए। बीबी, बीबी है क्या? इधर है क्या? बीबी नहीं है। इधर है क्या? नहीं है। इधर है क्या? नहीं है। इधर है क्या? आपको लग रहा होगा
कि सर इसमें बीवी नहीं है। बेटा बीवी है, लेकिन ये बता नहीं रहा है, छुपा के रखे हुए, देखो समय आने पे बताएगा। तो इसकी बीवी है, क्यों? रेजोनेंस करके प्लस यहां आ जाएगा और ये यहां बीवी मिल जाएगी। रेजोनेंस करके प्लस यहां आ जाएगा और ये यहां बीवी मिल जाएगी, तो डी आंसर है। समझे बात? तो कभी अगर आपको डायरेक्टली बीवी नहीं दिख रही है तो रेजोनेंस करके इनडायरेक्टली भी बीवी हो सकती है। ठीक है? क्यों? ओ समझ गए? चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बताइए। कह दो ना क्या आंसर है। रेडिकल है, रेडिकल बोलो। रेडिकल, रेडिकल, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। देखिए ये सारे के सारे रेडिकल सिंगल बॉन्डेड में है, जबकि इस पहले वाले को देखो, इसमें कुछ अनोखी बात है। ये डबल बॉन्ड पे रेडिकल है, सारे सिंगल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड पे रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पीछे आ जाएगा, यानी कि वन वाला पीछे आ जाएगा और वन वाला मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए देखिए, वन वाला मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी आएगा। अरे डबल बॉन्ड पे रेडिकल है ना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। बाकी इनमें चेक कर लीजिए, 2 3 4 में इसमें रेजोनेंस है, यस, इसमें रेजोनेंस है, यस, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इसमें नो कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इन तीनों में देखोगे तो 4 पीछे आ जाएगा, और 4 से पीछे तो 1 था। अब 2 और 3 में देखें, इसके लिए 3 और 2 5 अल्फा एच आ गए, है ना, 5 अल्फा एच आ गए इसके लिए भैया। 3 और 2 यहां मिलेंगे, तो 3 जीत जाएगा 2 से। 3 2 4 1, समझे? समझ गए? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ठीक है। ठीक 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 ठीक, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरे अब वो उन्होंने ऑप्शन ऐसा लिख रखा है यार, ऑर्डर देख लो, आप डिक्रीजिंग लिखो या इंक्रीजिंग लिखो, ऑर्डर देख लो। 3 2 4 1 है ना। चलिए अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, फैल सकती है जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन, मुझे बताइए क्या किसी की बीवी है? बताइए। बताइए, क्या किसी की बीवी है? अदिति कह रही है हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करना। बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लोगे तो सेग्रीगेट हो जाएगा, एकदम सही कहा आपने। हाइब्रिडाइजेशन देख करके ना फैमिली अलग हो जाएंगे, फिर इफेक्ट लगा लो, है ना। बताइए जरा, क्या किसी की बीवी है? इस वाले को ध्यान से देखें, इसके पास लोन पेयर है, बीवी है, बिल्कुल सही बात है, तो 2 वाला आगे आ जाएगा। यहां देखें 3 और 3 6 अल्फा एच है, ठीक, और यहां देखें आप 3 अल्फा एच है, यानी कि 3 के बाद 1 के बाद 2, सॉरी 2 के बाद 1 के बाद 3, 3 आएगा, 2 1 3। लेकिन इस सवाल में, चलो आपने कर तो लिया, इस सवाल में एक अच्छी बात है जो मैं बताना चाहता हूं। आप इसको देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं आप? इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है, इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड को। आपको कभी भी ऐसा सिस्टम दिखे तो बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है, हां या ना? क्या इसमें रेजोनेंस है, हां या ना? पहली नजर में आपको लगेगा सर वैकेंट ऑर्बिटल है और पैरेलल पी है, रेजोनेंस होना चाहिए, और कोई गलत बात नहीं, सही सोचा आपने। आप बोलोगे सर इसमें रेजोनेंस है, मैं बोलूंगा यस है रेजोनेंस, लेकिन
लेकिन ये कराना नहीं है। आप एकदम सही सोचोगे कि सर प्लस है और ये पाई बॉन्ड एकदम सही है, कोई गलत नहीं है कि सर प्लस है और पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल भी पैरेलल है, कार्बोकेटाइन में भी पी ऑर्बिटल होता है ना, तो इसमें भी पी ऑर्बिटल और यहां भी पैरेलल पी ऑर्बिटल पाई बनना है ना, तो बढ़िया मस्त रेजोनेंस होगा। तो आपकी बात सही है, लेकिन कराना नहीं। क्यों नहीं कराना? उसका कारण यह है कि सर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाता है और ऑक्सीजन पर प्लस आ जाता है तो यह हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, तो इसीलिए इसको रेजोनेंस नहीं मानते। ध्यान सुनना, इसको रेजोनेंस नहीं मानना है, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इज्जत बहुत कम हो गई, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल, इसलिए हमें इसका रेजोनेंस कभी नहीं कराना है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, तो सर फिर यहां आपने ऑक्सीजन पे प्लस कैसे ले आए? आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर बैक बॉन्डिंग में तो आप प्लस ले आते हो, बैक बॉन्डिंग में तो आप प्लस ले आते हो, तो यहां क्यों मना नहीं कर रहे हो? है ना, यही सोच रहे हो ना। आप कह रहे हो कि सर यहां वाला प्लस तो अनस्टेबल है और यहां वाला प्लस जो है स्टेबल है। क्यों भाई? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सुनिएगा, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां 1 पाई है, यहां 0 पाई है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप जो कह रहे हो ना है, हम कराते नहीं है लेकिन है। और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मुझे बताइए इस वाले के पास कितने पाई है? 1, और इसके पास कितने पाई है? 1। अब पाई बॉन्ड सेम हो गए तो देखेंगे पॉजिटिव चार्ज यहां किस पर है? कार्बन पर। यहां किस पर है? ऑक्सीजन पर। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। देख लो, आप आपके सामने ही समझा रहा हूं, दिन दहाड़े समझा रहा हूं, दिमाग से कंफ्यूजन निकाल देना। और ये एकदम रटना नहीं है कि ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल होता है, कहां होता है कहां नहीं होता है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। यहां पर तो स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहां ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे? अरे भाई पाई बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां देखिए जरा, यहां भी 1 पाई था, यहां भी 1 पाई था, तो उसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या होता है? अगला क्राइटेरिया होता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो नेगेटिव चार्ज यहां है नहीं, उसके बाद क्या चेक करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन प्लस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन प्लस, तो इसलिए यहां ये स्टेबल होता है। क्या आप बात समझ पाए? ठीक है। चलिए, तो यही कुछ सिलसिला आप इसमें बता दीजिए। बोलिए भाई, क्या कहते हो? क्या कहते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसको नोट कर लो, अगर आपको लिखना है ना तो आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। इस वाले हिस्से को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें गलती से रेजोनेंस करा करके स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं इसकी, है ना, इस बात की संभावना है। ठीक है, तो इसको आप एक ओपी पॉइंट बना के लिख लीजिए कि पहले वाले में हम रेजोनेंस नहीं कराते, दूसरे में करवाते हैं। एक जगह तो हाईली अनस्टेबल, एक जगह हाईली स्टेबल होता है। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चल रहा, अभी मैंने पीछे डाइसैकेराइड पढ़ाया आपको। चले आगे, लिख लिया क्या? चलिए आइए इधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताइए, बोलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताइए, बोलिए, क्या कह रहे हो? बोलो, आंखों से देखिए और आंसर कर दीजिए। ए सी बी, और अगर आप ए सी डी और अगर आप बी की तरफ नजर डालेंगे तो बी ज्यादा स्टेबल हो जाए। क्यों?
बैक बॉन्डिंग हो चुकी है उसमें। देखिए यहां तो हो सकती है, सुनिए यहां हो सकती है, वहां हो चुकी है। यानी कि आप देखिए इसके 3 पाई बॉन्ड है, देखिए ना 3 पाई, इधर 2 पाई है, और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? इसकी बैक बॉन्डिंग होने के बाद ही तो ये बना होगा, वो हो चुकी है भाई, है ना, समझे? इसमें भी हो सकती है क्योंकि ये रेजोनेंस करके कर सकता है। इसमें यहां से नहीं होगी लेकिन ये यहां से कर सकता है। और क्लोरीन की बीवी तो कमजोर होती है, ऑक्सीजन की अच्छी होती है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन यहां आता है, तो ये अच्छी स्ट्रांग और ये कमजोर बीवी। समझे? क्या आप समझ चुके हैं बी वाला क्यों ज्यादा है? क्योंकि बीवी हो चुकी है भाई, तो इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो पाई बॉन्ड बढ़ गए, पाई बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बन? बताइए जरा, हाँ या ना, क्या कहते हैं? कह दीजिए। बोलिए। आ चुका है आंसर, देखो रिंग पर ही नेगेटिव है तो ये हो गया प्लस आई और ये हो गया माइनस आई, और माइनस आई यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो 3 यहां न्यूट्रल 1 फिर 2, 3 1 2, 3 1 2 सी आ जाएगा आंसर, है ना? क्या बात है सर, वाह 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 वाह। अगला सवाल, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। बोलिए। पोल दे देता हूं मैं इसमें, ये तो कर लोगे आप 45 सेकंड के अंदर। खेला अगर आप समझ चुके हैं तो हो गया है काम। कह दो ना ऑप्शन सी। अच्छा, इच का आंसर बताएं, इच का क्या आएगा? क्या लग रहा है आपको आंसर? वाह, बोल दीजिए। मैंने तो धीरे से आया सर। 2 रिंग का रेजोनेंस, 2 रिंग का, देखो एक ये सर, यहां एक रिंग का रेजोनेंस, यहां नो रेजोनेंस। देखिए, अरे भैया एनायन और यहां 2 सिंगल लगातार आ गए, sp3 हो गया बीच में। सर यहां रेजोनेंस है, लेस रेजोनेंस बोल दो रिलेटिव टू ए एंड डी। सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी। सी आंसर। चेन्नई 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 80। क्या बात है भाई साहब, गजब कर रहे हैं आप। आइए इस सवाल का भी आंसर कर दीजिए। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन, सोचिए, बोलिए। 45 सेकंड का समय शुरू होता है आपका। चलिए, चलिए बताइए। कह दीजिए भाई जल्दी से, क्या आ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर? क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो करना तुम्हें ही है, दिमाग तुम्हें दौड़ाना है, तभी सवाल बनेगा, तभी मजा आएगा। और लगातार रिवीजन आप करते रहे, मैं फिर कह रहा हूं, जिनके रिवीजन की कमी है उनके ऊपर से ही सब जा रहा है, क्या बताऊं। और अगर आपको सच में कुछ अच्छा करना है तो इस बैच में आप मत रहिए। सबसे पहले आप पीछे जाइए, बैकलॉग मतलब अभी लाइव मत रहिए, बैच में तो रहिए, लाइव मत रहिए। सबसे पहले आप करिए पीछे का बैकलॉग कवर, वरना ऐसे देखने से कोई मतलब नहीं, समय खराब हो जाएगा आपका।
समय बहुत बहुत कीमती है भाई। चलिए 3 वाला एरोमेटिक दिख रहा है, कोई बीवी तो दिख नहीं रही थी, है ना। ये वाला नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। यहां रेजोनेंस आ गया देखिए, तो 3 तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये हटा दो, ये हटाए, हाय डी आंसर आ गया। 3 के बाद 4 और उसके बाद 1 आएगा क्योंकि प्लस आई है यहां दोनों जगह से प्लस आई लग रहा है, प्लस आई ज्यादा स्टेबिलिटी कम, कार्बन आयन है ना, डी आएगा आंसर। आए है 81.59, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बताइए। ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे, सवाल करेंगे तभी मजा आएगा। सवाल करना सीख लोगे, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तभी मजा आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बताइए। क्वेश्चन ना बनने का एकमात्र कारण है तुम्हारी मक्कारी और कुछ नहीं है, सिर्फ एकमात्र कारण है कि पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुमने पढ़ना चालू कर दिया तो सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बस अपने आप से पूछो, मेरे से मत पूछो क्वेश्चन बनना है कि नहीं। अपने गिरेवान में झांकिए और अपने आप से बात कीजिए, पूछिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए। खुद के साथ बेईमानी करके क्या होगा बताइए। आप सोचते हो कि नहीं हम किसी मास्टर से पूछ लेंगे कि सवाल नहीं बन रहे तो वो आपको एकदम ब्रह्मास्त्र दे देंगे। मास्टर आपको गाइड कर सकता है, ब्रह्मास्त्र नहीं उसके बाद कि ऐसे माथे पे हाथ रख दिया तथास्तु अब आज से तुमसे सवाल बनने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, तुमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बताइए। कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है और ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं तो आप डोमिनेटिंग इफेक्ट से आप कर सकते हैं। और मुझे साफ साफ बी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो भी सुन लो। OCH3 का प्लस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पर, डोमिनेटिंग इफेक्ट से करेंगे। CH3 का प्लस एच ग्रेटर देन प्लस आई, यहां कुछ नहीं लगा लेकिन यहां रेजोनेंस है, और यहां तो रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो ये बी आंसर आ जाएगा आपका। अरे वाह क्या बात है, 70%, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, जलवे हैं भैया जलवे। अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब कार्बेनाइन है भाई, ठीक है, कार्बेनाइन 45 सेकंड में हो जाएगा ये तो। चलिए 45 सेकंड्स में आप कर सकते हैं। बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है। एक बच्चे का ना सर पिछले वाले में बैक बॉन्डिंग, यस यस यू आर वेरी राइट। वो जो OCH3 है ना वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो वो तुमने वैसे भी प्लस एम से कर लिया ना, हो गया है ना, क्योंकि OCH3 के पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस करके प्लस चार्ज चला जाएगा तो वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है। आया कुछ, 1 2 3 4, प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। चलिए बता दीजिए जरा, कार्बेनाइन है तो सबसे ज्यादा 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। 3 के बाद आएगा 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 1। अब 2 और 4 में देखिए, अगर प्लस एम ज्यादा, मतलब अगर प्लस वाले इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो 4 वाला कम हो जाएगा, 2 वाला ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ढोलकपुर आंसर आएगा, 64%, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं वैसे बच्चों के, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल कार्ब एनाइन, बताना है सबसे कम स्टेबल कौन सा है, ठीक है। करें स्टार्ट पोल,
ये तो ऐसे ही हो जाएगा, देख लोगे तो। बोल दीजिए जरा। कह दीजिए जरा फटाफट से। लीस्ट स्टेबल कार्बेनाइन कौन सा, आपको आंखों से दिख जाएगा। लीस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, लगाइए दिमाग लगाइए जरा, सोचिए सोचिए। आया आंसर? आ चुका है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये तो परसेंटेज एस करेक्टर से हो जाएगा भाई। कार्बेनाइन हाइब्रिडाइजेशन एसपी बहुत बढ़िया, जबरदस्त स्टेबल है। यहां तो ये रेजोनेंस करेगा 3-3 रिंग का। अब आपका लीस्ट पूछा है तो या तो सी आएगा या डी आएगा। यहां 3-3 प्लस आई लगे हैं, और प्लस आई जो है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। प्लस आई कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। 47, ये गलत कर दिया आपने, डी क्यों लगा रहे थे? अरे अंकल, यहां सी एच थ्री माइनस है, यहां सी एच थ्री होल थ्राइस सी माइनस है, प्लस आई ज्यादा लग रहा है ना, यहां कर दिया ना गलत। चलिए ये सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है, अरेंज। सी एच टू माइनस एनओ टू, सी एच टू माइनस सी एच ओ और सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव। बताइए, या मैं आपको होमवर्क में दे दूं ये वाले, आप ट्राई करना, ये होमवर्क में डाल देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपको ना, अब आप घर पे ट्राई करना, मैं आपको डांसिंग रेजोनेंस बता देता हूं, ठीक है। आइए जरा डांसिंग 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 रेजोनेंस या बेंट पी ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? बेंट पी ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, आइए देख लीजिए। होता क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ध्यान से सुनिएगा, साइक्लोप्रोपाइल में ही ये होता है और इसके बाहर कार्बन पे प्लस होना चाहिए, तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। मैं आपको इसकी बड़ी पिक्चर बना के दिखाता हूं। 3 की रिंग होगी, 3 की रिंग होगी, और इसके बाहर वाले कार्बन पर, और इसके बाहर वाले कार्बन पर ए, ए, इसके बाहर वाले कार्बन पर प्लस होगा, ऐसा होगा ये। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। देखिए 3 की रिंग और इसके बाहर वाले कार्बन पे प्लस, तो रिंग के बाहर वाले कार्बन पे प्लस, तो ये जबरदस्त स्टेबल हो जाता है, जबरदस्त स्टेबल हो जाता है। किस वजह से? यहां पर जो पी ऑर्बिटल है वो बेंट होते हैं ऐसे, देखो आपका पी ऑर्बिटल ऐसा होता है ना, ये मोड़ दो, इसको मोड़ दिया, मोड़ दिया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे दिखेंगे, इस वाले बॉन्ड का, मतलब इस वाले कार्बन का पी ऐसा दिखेगा, और इस वाले कार्बन का पी ऐसा दिखेगा, तो ये बेंट होते हैं, बेंट। और बेंट होने से क्या हो जाता है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये अपने एडजेसेंट वाले पार्टी को इन्फ्लुएंस कर लेता है। एडजेसेंट पार्टी क्या है इसकी? कार्बोकेटाइन। देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इस जगह पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इसको स्टेबल करता है। अगर ये वाला बॉन्ड स्टेबल कर रहा है तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, अगर ये वाला बॉन्ड स्टेबल कर रहा है तो ये और ये नहीं कर रहे हैं, अगर ये वाला स्टेबल कर रहा है तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है एक बार में एक ही बॉन्ड इन्वॉल्व होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रदान करता जाएगा। सर ऐसा ज्यादा कब होगा? जब ऐसी रिंग यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यानी कि 3 की रिंग,
3 की रिंग में प्लस, मतलब 3 की रिंग के बाहर प्लस और 3 रिंग लगा दूं तो ज्यादा होगा, फिर 2 की रिंग आ जाएगी और फिर 1 की रिंग आ जाएगी। तो ये देख लीजिए जरा एक बार, तो 3 रिंग ज्यादा स्टेबल करेंगे, फिर 2 फिर 1, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, फटाफट से बना लीजिए तुरंत से पहले। नोट कर लें तो मुझे सूचित कर देना। कैसे बताएं क्यों तो जगह चाहे। हो जाए तो सूचित कर देना, 3 की रिंग है ये, है ना। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूं आगे, और बहुत सिंपल है। अगर देखो ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, ये करेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इंडक्टिव टाइप से होता था ना, बस ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो ये बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो ये बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, तो ये कार्बोकेटाइन को बोलता है भाई टेंशन मत लो हमें। ठीक है, तो ये था डांसिंग रेजोनेंस। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जिसको बोलते हैं ब्रेड रूल, इसको भी देख लीजिए जरा। ब्रेड्स रूल के बारे में समझ लीजिए। ब्रेड्स रूल का क्या कहना है, इनका कहना है कि प्लेनरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिज हेडेड कार्बन्स। ब्रिज हेडेड कार्बन पर प्लेनरिटी नहीं हो सकती। सर ये ब्रिज हेडेड कार्बन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आपने ब्रिज बाईसाइक्लो का नाम तो सुना होगा, ब्रिज बाईसाइक्लो, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसे दिखते, देखिए ये साइक्लो है। अगर मैं इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दूं तो ये ब्रिज बाईसाइक्लो होता है ना। अगर मैं ऐसा बना दूं, है ना, एक एग्जांपल है, ऐसा बना दूं तो ये ब्रिज बाईसाइक्लो। ब्रिज मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में एक कार्बन आ गया, इसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक, इन दोनों कार्बन के बीच में एक कार्बन आ गया, तो ब्रिज हेडेड कार्बन कौन से होते हैं, ब्रिज हेडेड ये होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज हेडेड, इसको बोलते हैं ब्रिज हेडेड। एक्चुअल में ये कैसा दिखता है उसको समझना होगा तो आप क्लैरिटी से समझ पाओगे। मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकता हूं, इसको मैं यहां बना रहा हूं, एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये है आपका ब्रिज हेडेड। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं है, लेकिन ब्रिज हेडेड कंपाउंड पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, इस वाले कार्बन को ब्रिज हेडेड कार्बन बोलते हैं। और मुझे बताइए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो एक कार्बन लगा हुआ है, जो कि ये वाला कार्बन है, ये कैसे लगा होगा बेटा, ये ऐसे बाहर निकला होगा, बाहर, ये बाहर निकला होगा। ये जो कार्बन दिख रहा है ना येलो वाला, ये पिंक वाला और येलो वाला ऐसा है, बाहर निकला। ये पिंक अंदर है, येलो बाहर है, पिंक अंदर येलो बाहर। ठीक है, तो ये बाहर निकला हुआ है, बाहर यानी कि नॉन प्लेनर है। अरे भाई बोर्ड के प्लेन में ये कार्बन है पिंक वाला, येलो वाला बोर्ड के प्लेन के बाहर है, नॉन प्लेनर है। तो यही तो कहा है इन्होंने कि प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सही तो कहा है, गलत क्या कहा, प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैं यहां पर, है ना, ये ब्रिज हेडेड कंपाउंड हो गए, अब मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां पर इस जगह पर ब्रिज हेडेड पोजीशन पर क्या मैं कार्बोकेटाइन बना सकता हूं, आप बोल दोगे नहीं बना सकते।
क्या मैं यहां डबल बॉन्ड बना सकता हूं? प्लेनरिटी नहीं हो सकती भाई। देखो डबल बॉन्ड या कार्बोकेटाइन बनाने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। sp2 यानी कि प्लेनर होना चाहिए, जबकि ये तो नॉन प्लेनर बोला आपने। ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर पर तुम पॉजिटिव कैसे बना सकते हो यार? कार्बोकेटाइन कैसे बना सकते हो? प्लेनरिटी कैसे ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही नॉन प्लेनर है। तुम कार्बोकेटाइन कैसे बना दोगे? तो ये नहीं बन सकता। अल्कीन कैसे बना दोगे? ये नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गए? तो कार्बोकेटाइन अल्कीन पॉसिबल नहीं है, चाहे यहां सोच लो या यहां सोच लो। अगर यहां सोच लिया तो सेम टू सेम यहां भी वही काम है ना, बात बराबर ही है दोनों। अब मैं आपसे यहीं पर एक सवाल पूछता हूं, रेजोनेंस इज पॉसिबल और नॉट? रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है? और आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। चलिए बताइए, रेजोनेंस कहां पॉसिबल है कहां नहीं है? बोलिए भाई, बताइए रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं है? एक बच्चा कह रहा है सर कार्बेनाइन बन सकता है। हां बन सकता है, यहां पर कार्बेनाइन पॉसिबल है, डोंट वरी, क्योंकि कार्बेनाइन में लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा एक लोन पेयर पिरामिडल होता है। पिरामिडल होता है तो हो सकता है ना नॉन प्लेनर हो जाए, बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। सर फ्री रेडिकल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री रेडिकल प्लेनर होता है sp2। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कार्बेनाइन हो सकता है ना। चलिए बताइए, मुझे बताइए क्या ये कार्बेनाइन रेजोनेंस करेगा? अगर इस कार्बेनाइन का रेजोनेंस करवा दिया तो तुमको कैसा दिखेगा बताइए? तुमको ऐसा दिखना चालू हो जाएगा, जो कि गलत बात है। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, यही तो मना करके आए हो पीछे मालिक। अरे महामहिम यहां देखिए, आपको यही तो नहीं करना है। तो यहां आपका ये रेजोनेंस कराने की सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है भाई। यहां हो सकता है, क्या हो सकता है? ब्रिज हेड तो पड़ोसी उसके, उससे क्या मतलब है? हो सकता है ना, ब्रिज हेड तो पड़ोसी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रेजोनेंस का खेला तो यहां चल रहा है, बिल्कुल होगा ये, बिल्कुल कराओगे आप, ये सही है। तो सेकंड वाले में पॉसिबल है, वन वाले में नहीं है। समझ गए? समझे? अरे समझे कि नहीं? ठीक है, डन हो गया। चलिए लिखना है इसको, नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए। डन। चलिए वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी गुड। चलिए बाकी मैं होमवर्क ऐड कर दूंगा इसमें, आप कर लेना। चला जाता हूं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ही धन्यवाद, इतना धन्यवाद कि क्या बताएं। चलिए अब इसमें आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, और कल हम पढ़ेंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजन, कल का बता देता हूं, कल करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्चन, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी, ये छुटपुटिया टॉपिक नहीं होते जो, छुटपुटिया जो टॉपिक होते हैं वो वाले, HOH HOC, रेजोनेंस एनर्जी, और अपना क्या नाम है टॉटोमेरिज्म का इनॉल कंटेंट। ठीक है, तो कल उम्मीद करता हूं कि आपका आखिरी लेक्चर हो GOC का, और परसों हम होमवर्क डिस्कशन करें। ठीक है, नहीं एक और बचेगा, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बचेगी अब। तो पहले छुटपुटिया से टॉपिक करके एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ अभी तो लगेगा टाइम, 1-2 लेक्चर और लगेंगे, ये भी तो बचा है एसिडिक बेसिक। हाँ तो कल ये छुटपुटिया टॉपिक कवर करके फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कवर करेंगे, परसों करेंगे एसिडिक बेसिक। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कह रहे सर प्रचंड, आ तो गई प्रचंड सीरीज, क्या करोगे? तुम्हारे लिए कोई भी सीरीज लाओ, जब तुम बैच से नहीं पढ़ पा रहे तो सीरीज से क्या पढ़ोगे? जब तुम्हारे लिए कितनी भी सीरीज ले आओ, अगर तुम बैच से नहीं पढ़ पा रहे हो ना तो सीरीज से तुम नहीं पढ़ पाओगे फिर। चलिए मिलते हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहां पर आए। कल जरूर आ जाना, ठीक है? कल आप जरूर आइए बेटा। वो ऑर्थो इफेक्ट यहां जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे ये सब टेंशन मत लो। कौन कहां आएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर एहसास है। मुझे पता है कौन सी चीज कहां पढ़ानी है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि कौन सा टॉपिक कहां आ गया है। और अगर कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है? हो सकता है आपने हमारे पिछले साल 4 साल से पढ़ा रहे हैं ना, मतलब वैसे तो 15 साल हो गए, 4 साल से पढ़ा रहे हैं आपको, आपने जो देखा होगा, हो सकता है कुछ टॉपिक मिल गए हों, कुछ हट गए हों, ठीक है? तो अब वो थोड़ा थोड़ा खेल जो है, अपडेशन का भी तो है ना। तो 4 साल हो गए तो कुछ अपडेट भी हुआ है, तो जो इस साल हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, काफी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं बेटा, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको। कैसी बात कर रहे हो आप यार, आपने लीड किया है। कौन है भैया? सोनी, सोनी, गौतम, अर्तिका, तरुण, हिमेश, शुभम, सुहानी, हर्षित, इमरान और मार्का। बहुत बढ़िया मार्का जी, चलिए बहुत बढ़िया। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करते रहें, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, कोई आपको ऊपर से आके तथास्तु नहीं करेगा।